नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बजट में खेती। बजट में खेती किसानी के लिए क्या कुछ ऐलान हुए हैं और इन ऐलानों का क्या फायदा होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 4 नहीं आज 5 खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ अरुण रस्ते, जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट जी चंद्रशेखर जी, धानुका ग्रुप के चेयरमैन आरजी अग्रवाल और एग्री इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना और साथ ही स्वतंत्र भारत के प्रेसिडेंट अनिल घनवत साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस खास पेशकश में वक्त निकाला। प्रधानमंत्री मोदी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया है। हालांकि इस बजट में जिस तरह के लोक लुभावन फैसले की उम्मीद थी, उसकी झलक बिल्कुल नहीं दिखी। कुछ सेक्टर के लिए नॉन इवेंट रहा बजट, लेकिन एग्री सेक्टर को कुछ हद तक कवर करने की कोशिश हुई। अरुण रस्ते साहब, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? क्या एक्सचेंज के एमडी के तौर पर आपकी कुछ उम्मीदें जरूर रही होंगी, क्या वो इस बजट में पूरी हुई या फिर इंतजार करना पड़ेगा पूर्ण बजट का? अरुण जी, अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिएगा, फिर जवाब दीजिए सर। माफी चाहता हूँ। नमस्कार नमस्कार जी। सर। सभी लोग जानते हैं ये तो वोट ऑन अकाउंट था, ये फुल बजट नहीं है। बजट तो जुलाई में आएगा। तो ये डायरेक्शनली मतलब जो गवर्नमेंट करेगी आने वाली मतलब बजट में, उसके लिए एक डायरेक्शन सा गवर्नमेंट में दिया गया है। इसमें मुझे सबसे पहले एक तो खुशी की बात यह है कि जो हमारा रिवाइज एस्टिमेट है जो फिस्कल डेफिसिट का, वो 5.8 पे है। 5.9 से जो 5.8 आया है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 5.1 का जो हमारा उद्देश्य है उसकी तरफ अगर जा रहे हैं तो दैट इज अ मेजर अचीवमेंट। इस मतलब जो वोट ऑन अकाउंट में पहली चीज। दूसरी चीज जो मतलब हमारे सेक्टर के हिसाब से, अगर एग्री सेक्टर के हिसाब से अगर देखी जाए, तो वित्त मंत्री जी ने इनाम का जिक्र किया था इलेक्ट्रॉनिक मंडीज का और किसानों को इससे जोड़ने का। इससे मार्केट में और पूरी सप्लाई चेन में इफिशियंसी आएगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज उन्होंने मतलब जो वैल्यू एडिशन वाली जो बात कही थी, उसमें प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग सभी की बात की थी। तो डायरेक्शनली ये है कि जो 4.5% का फूड लॉस होता है हिंदुस्तान को, उसको कम करने की, और वो 4.5% अगर किसान के पास चले जाए तो किसानों के इनकम बढ़ाने की एक तरह से डायरेक्शनली ये बात उन्होंने कही है। तो ये मतलब वोट ऑन अकाउंट में मेरे लिए बहुत अच्छी चीज थी। चौथी एक जो अच्छी चीज मेरे लिए मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि जब उन्होंने डेयरी की और मत्स्य संपदा की बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन और इत्यादि, इन सबको कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन जो होता है बाकी सब स्कीम्स को एक साथ लाके एक बड़ी स्कीम बना के उसको इम्प्लीमेंट करना ज्यादा आसान होता है। मेरा खुद का डेयरी का अनुभव है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो एक ये बहुत अच्छी पहल होगी सरकार की तरफ से। उसमें दो चीजें मतलब हमारे एक्सचेंज के हिसाब से बहुत अच्छी जो हमें लगी और इसके लिए थोड़ी सी जरूरत है करने की। एक तो उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भरता ऑयल सीड्स में, तो ये तो बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि इंडिया का आज अगर हम इंपोर्ट बिल देखते हैं तो दो तेल और सोना, इन तीनों में मतलब मेजोरिटी ऑफ चीजें होती है जो यहाँ पर कंज्यूम हो जाती है। तो अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज वेल एज ऑयल सीड्स जो एडिबल ऑयल हैं, दोनों का अगर इंपोर्ट बिल कम कर सके और जो पैसा एक्सपोर्टर को जा रहा है या इंडोनेशिया या अर्जेंटीना के किसानों को जा रहा है, उसकी बजाय भारत के किसानों की जेब में जाए, तो उससे अच्छी बेहतर बात क्या हो सकती है। तो आत्मनिर्भरता ऑयल सीड्स में मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। बट उसमें यही है कि उसके लिए एक रेडीमेड मार्केट भी होना चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग भी होना चाहिए। उसमें सनफ्लावर को देख के मैं ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि सनफ्लावर का ओनली कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में जो एक्सचेंज में है वो एनसीडीएक्स है। तो उसको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक चीज अभी तक मतलब थोड़ा नैनो डीएपी की बात हुई थी। नैनो यूरिया पिछले साल किया था, इस बार नैनो डीएपी की बात है। तो नैनो यूरिया पे और नैनो डीएपी पे थोड़ा सा रिसर्च करना जरूरी होगा। जो आप वैज्ञानिक हैं उनको से बात करके किस तरह से उसको डायरेक्शनली आगे लिया जाए ताकि किसानों को उसका फायदा हो सके, ये दिखाया सकता है। तो मेरे लिए डायरेक्शनली ये अच्छा बजट है। आने वाले मतलब जुलाई में इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, बजट एलोकेशंस कैसे होंगे, ये जुलाई में दिखेगा। पर डायरेक्शनली अगर आज की तारीख में भी कहूं तो हमारे लिए काफी अच्छा बजट है। टीजर के तौर पे इसे देख सकते हैं और सरकार ने जिस तरह से संकेत दिए हैं, हो सकता है कि जब फुल बजट आए जुलाई के महीने में, तब उस समय कुछ बड़े फैसले की उम्मीद भी की जा सकती है। चंद्रशेखर सर, आपका लंबा अनुभव है, आप कई दशक से देख रहे होंगे बजट को, क्या लग रहा है आपको? एग्री सेक्टर के लिहाज से किस तरह से बजट को देखते हैं? क्या सरकार ने एक टीजर दिया है, पूरी फिल्म आएगी जुलाई में? हाँ, मैं ऐसा ही मानता हूँ, क्योंकि इस
इस जो वोट ऑन अकाउंट या इंटरिम बजट में कोई बड़ा मेरे लिए तो उम्मीद नहीं था कोई किसी प्रस्ताव का, बट फिर भी वित्त मंत्री ने जिक्र किया है 2 या 3 एरियाज। एक है फिशरी, दूसरा है डेयरी और तीसरा है ऑयल सीड्स आत्मनिर्भरता। तो इसमें ऑयल सीड्स का जो आत्मनिर्भरता के बारे में हम लगभग 4 साल से बात कर रहे हैं, मगर एक भी ठोस कदम उठा नहीं है। मैं खुद एक सरकार को पॉलिसी पेपर लिख करके दिया हूँ, वो कृषि मंत्रालय ने मेरे पास से मांगा था, मगर मैं कोई इसमें ठोस कदम देख नहीं रहा हूँ। मगर अब मुझे लगता है एक टाइम आ चुका है, अभी हमें बात करना नहीं चाहिए, एक्चुअली पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए हमें। तो वो अभी हमें, मुझे लगता है हम आगे जा कर के देख सकते हैं। दूसरा एक खास पॉइंट है कि जो डेयरी इंडस्ट्री है उसमें हमारा ईल्ड, जो मिल्क ईल्ड वित्त मंत्री ने कहा था काफ़ी कम है, वो सब जानते हैं, कई सालों से ये कम है। 1250 से 1300 किलो पर कैटल पर ईयर, और ग्लोबल एवरेज है 2500 किलो। तो बहुत स्कोप है इसमें, मगर इसमें हमें जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। वो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए हमें एक नया स्ट्रैटेजी करना पड़ेगा। बाहर से हमें वी नीड टू गेट बुल सीमेंट एंड ऑल दैट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो उसमें भी बहुत कुछ काम करना है। मुझे याद है 3 साल पहले तक 2022 इफ आई रिमेंबर करेक्टली एक योजना था जिसका नाम था इंडियन एक डेयरी इंडस्ट्री के लिए एक प्रपोजल था जिसमें हमारा दूध का उत्पादन दुगुना करना और जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के बारे में भी उसमें जिक्र था। तो उसमें उसका फ़ायदा तो अभी मिल रहा है। मुझे लगता है अभी दोबारा एक डेयरी सेक्टर के लिए खास और ठोस प्लान या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए जिसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट भी आना चाहिए, क्योंकि सरकार का जो लक्ष्य है, टारगेट है इस बार किसान, गरीब, नारी और युवा। तो किसान के लिए खास करके जो डेयरी सेक्टर है, पोल्ट्री सेक्टर है, फिशरी सेक्टर है, उसमें काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, मगर उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो शायद एक स्ट्रैटेजी पेपर बनना चाहिए फॉर द डेयरी सेक्टर, एंड टू एंड सॉल्यूशन, राइट फ्रॉम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट till delivery or consumption of milk to consumers. ओके हमारे साथ अनिल घनवट साहब भी है। अनिल जी, आपसे पिछली बार बात हुई थी, प्री बजट के शो में आप आए थे, कई सारे मुद्दे आपने उठाए थे जो ज़रूरतें थी किसानों को लेकर, हालांकि उस पर बहुत ही कम ऐसी चीज़ें थी जिस पर टच भी किया गया है। क्या लग रहा है जो सेक्टर की जो करेंट नीड है जिस सेक्टर की, क्या उससे अभी हम काफ़ी दूर है, और जो अनाउंस भी हो रहा है ग्राउंड तक वो पहुँच नहीं पा रहा है? आप क्या कहेंगे अनिल जी? आज जो बजट के नाम पे जो कुछ भी हुआ, ये बजट था ही नहीं, ये इलेक्शन का स्पीच था। जो काम बीजेपी ने आज तक किए वो गिनवाए गए, और आगे क्या करेंगे जो मैनिफेस्टो होता है वो उसकी तरह बताए गए। उसमें कोई ठोस आंकड़े नहीं है, क्या करने वाले हैं इसमें भी नहीं है। कृषि के बारे में उन्होंने कहा कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के बारे में ये करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट उसमें निजी और बाहर से भी मंगाएंगे। ये तो हर बार कहते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। नैनो डीएपी के बारे में उन्होंने कहा कि उसको ज्यादा बढ़ावा देंगे, लेकिन नैनो यूरिया का जो रिसर्च हुआ है इसमें, तो वो ये कहता है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हुआ, डॉक्टर राजीव सिक्का जी, उन्होंने कहा, जो प्रिंसिपल सॉइल साइंस केमिस्ट है वहां पर, साइंटिस्ट, तो उन्होंने कहा कि गेहूं में 21.6% लॉस हुआ है यील्ड में, और पैडी के यील्ड में भी 13% लॉस हुआ है। अगर ऐसा परफॉर्म कर रहा है ये प्रोडक्ट, तो उसको क्यों बढ़ा दिया जाए? इस पे फिर एक बार सोचना चाहिए गवर्नमेंट, इसको बढ़ावा देना है या नहीं है। अगर किसानों का लॉस हो रहा है तो क्यों इसको ये करे। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स के बारे में होने की बात कही जा रही है, लेकिन उनके एक्चुअली जो करनी और कथनी में जो फर्क है वो आज दिखाई दे रहा है। आज सोयाबीन एमएसपी के नीचे जा रहा है,
ऐसे अगर हालात रहे तो कहीं कौन अगले साल सोयाबीन लगाएगा ज्यादा पैमाने में? अगर आपको आत्मनिर्भर होना है तो किसानों को अच्छे दाम मिलने दो, वो खुद एरिया बढ़ाएंगे और अच्छी वैरायटीज लाएंगे। टेक्निक की भी बात की कि सीड्स अच्छे से अच्छे लाएंगे, लेकिन देखा जाए तो जीएम सीड्स जो प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में तो उनका नकार ही दिखाई देता है हर पायदान पे। तो इस तरह से कहते एक है, करते कुछ और ही है, तो इनसे कुछ उम्मीद है ही नहीं। हाई यील्डिंग वैराइटीज लानी चाहिए, तो उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी है वो भी हमें मिलनी चाहिए। क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में कहा, एक अच्छी बात है। अगर सही ढंग से क्रॉप इंश्योरेंस का अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो किसानों के हाथ में कुछ होता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी दिक्कतें आ रही है। कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या बर्फबारी जब होनी चाहिए थी तब नहीं हो रही है। ऐसे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट में, तो क्रॉप इंश्योरेंस की बहुत जरूरत है किसानों को, क्योंकि उनका पूरी फसल उनकी खराब हो जाती है और साल भर क्या करना ये सवाल उनके सामने होता है। तो ये भी बहुत सीरियसली देखने की चीज है ये। और जी बिल्कुल आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी कहा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बात कहना चाहूंगा कि बिजली की आपूर्ति बहुत ही कम है। महाराष्ट्र में तो बहुत खराब हालत है, बाकी राज्यों में क्या है मुझे पता नहीं है। किसानों को सिर्फ रात को बिजली दी जाती है, और ऐसे कड़ाके के ठंड में बेचारा किसान खेतों में जा रहा है, फसल को पानी दे रहा है। अगर इसमें प्राइवेटाइजेशन हो जाए, सरकार ने ये जो दबोच के रखा है ये पावर सेक्टर, ये अगर खुला किया जाए, बहुत सारी कंपनियां इसमें आ जाए और उनको सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करके खुद किसानों को देने की अगर कोई योजना बनती है, तो ये सरकार का टेंशन हट जाता है और दिन भर फुल वोल्टेज से किसानों को बिजली मिलेगी, उसको रात में पानी देने की जरूरत नहीं है अपनी फसलों की। तो ये होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। कई सारी चीजें हैं, हालांकि ये अंतरिम बजट था, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। देखते हैं फुल बजट में कितनी उम्मीदें आप लोगों की पूरी होती है। हमारे साथ विजय सरदाना जी भी है। विजय सरदाना जी, आपसे मेरा सवाल होगा, सरकार कई सारी स्कीम्स, सेवरल स्कीम्स अनाउंस करती है फार्मर्स के इनकम को सपोर्ट करने के लिए। उसमें सरकार ने गिनवाया भी जो उसके जरिए कितने किसानों को फायदा हो रहा है, डीबीटी के जरिए उनके कितने लीकेजेस कम हो गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या इन स्कीम्स को इस तरह से डिजाइन किए गए हैं जो ताकि टारगेटेड जो फार्मर्स है उनको पूरी तरह से उनके पॉकेट में वो पैसा पहुंच पाता है? इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बजट के ऐलानों पे तो बहुत सारी, ये तीनों एक्सपर्ट्स ने काफी कुछ कह दिया, इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सबसे पहले आप सबको और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्कीम से एग्रीकल्चर नहीं सुधरेगी, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा। आज सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारी जितनी भी प्रोडक्टिविटी है, वो जो भी हमारे बराबर के देश हैं, हम उनसे या तो आधे हैं, या 1/3 है, या 1/4 है। कहीं पे भी सरकार ने प्रोडक्टिविटी की बेंचमार्किंग नहीं करी है। हम इतना पैसा हर साल R&D पे खर्चा कर रहे हैं, चाहे वो दालें हैं, तिलहन है, हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। एक तरफ हम कहते हैं हम किसानों को सब्सिडी देंगे, फर्टिलाइजर सब्सिडी देंगे, इरिगेशन सब्सिडी देंगे, सब तरह की सब्सिडी देंगे, लेकिन सारी सब्सिडी देने के बाद भी अगर हमारी प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड के हिसाब से 1/3 रह जाती है या 1/4 रह जाती है, इससे ना तो देश को फायदा होता है, क्योंकि आपकी फूड सिक्योरिटी के लिए आपको आज भी आयात करना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ किसानों की आमदनी भी नहीं बढ़ती है। तो सब्सिडी या स्कीम्स देने की जरूरत तब पड़ती है जब आपकी टेक्नोलॉजी परफॉर्म नहीं कर रही है। इसका मतलब यह है कि सरकार को पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम को दोबारा देखना होगा। जिस तरह से देश में आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, इसका एक ही रास्ता है कि एग्रीकल्चर रिसर्च पे ईमानदारी से फोकस हो। और मेरा तो ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को अपने यहां पे एक रिसर्च मॉनिटरिंग सेंटर या सेल बनाना चाहिए। एग्रीकल्चर रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर रिसर्च, उसी के साथ साथ आपको जो डिफेंस रिसर्च,
ये तीनों बहुत क्रिटिकल हैं और इसमें आप सिर्फ ये कह के नहीं कर सकते कि हमने इतनी सब्सिडी दे दी और उतनी सब्सिडी दे दी। एक्चुअली उस रिसर्च का रिजल्ट क्या आ रहा है? क्या हमारे यहां, जैसे अब हम बात कर रहे हैं ऑयल सीड में आत्मनिर्भर होने की, मुझे नहीं लगता ये कभी हो पाएगा। कारण बहुत सिंपल है, आज हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी है करीब 1 टन के आसपास। अगर हमें आत्मनिर्भर होना है तो हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी 4 टन पर हेक्टेयर होनी चाहिए। दुनिया में 4 टन पर हेक्टेयर एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑयल सीड में कहीं नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर भारत सरकार ईमानदारी से यह कोशिश करे तो रिसर्च पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, एक्सटेंशन सर्विसेज पे फोकस करना होगा, क्वालिटी सीड, क्वालिटी पेस्टिसाइड, हर चीज को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा, डिजिटल वे में मॉनिटर करना होगा, जिसको हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर बोलते हैं। नहीं तो ये सिर्फ स्लोगन बन के रह जाएंगे। और दुख की बात यह है कि आज हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, अगर यही प्रोडक्टिविटी रही तो अगले 5 साल में भारत नेट इंपोर्टर होगा फूड का, और 160 करोड़ 66 करोड़ आबादी होगी 2047 में, जब हम 100 साल की बात कर रहे हैं आजादी के। और उस समय क्या भारत में फूड सिक्योरिटी होगी? आज सबसे बड़ा सवाल यह है। और जिस तरह से हमारी प्रोडक्टिविटी है, ये बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए। ना हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो पाएगी, ना फॉरेन पॉलिसी। इसीलिए भारत सरकार को बहुत सीरियसली एग्रीकल्चर को देखना होगा। नहीं तो जिस तरह से हम भाषण कर रहे हैं, जिस तरह से हम लॉलीपॉप बांट रहे हैं, जिस तरह से हम स्कीम निकाल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। स्कीम से फूड सिक्योरिटी नहीं आती है। आप किसान को चाहे जो मर्जी पैसे दे दें। आपके पॉइंट काफी वैलिड है और जिस स्केल पे जरूरत है, पूरी तरह से ओवरहॉलिंग की जरूरत है। चंद्रशेखर सर, आप इस पे क्या कहेंगे? हम एडिबल ऑयल मिशन की बात कर रहे हैं, कई सालों से चर्चा हो रही है, लेकिन उस फ्रंट पे कुछ काम नहीं हो रहा है। इंपोर्ट घटने की बजाय रिकॉर्ड इंपोर्ट हो रहा है। ये 2023 में आपने देखा ही वाले ईयर में किस तरह का इंपोर्ट किस लेवल पे स्केल पे हुआ। क्या ये संभव होगा सिर्फ ऐलानों से? नहीं होगा, क्योंकि हम ठोस कदम कुछ उठा नहीं रहे हैं। 2 या 3 पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ। अब समय आ गया है। वी नीड ए न्यू national agriculture policy with regionally differentiated strategy. The last agriculture policy आया था सन 2000 में, जब if I remember correctly, सोमपाल जी हमारे कृषि मंत्री थे. He was a minister of state, not even a union minister. उसका बाद 25 साल हो गया लगभग, कोई बड़ा परिवर्तन आया नहीं है। फॉर हमें अब चाहिए एक नया नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी विथ रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजीज। नंबर 1, क्यों चाहिए हमें? 3 बड़े चुनौतियां हैं हमारा देश का सामने कृषि क्षेत्र के लिए। एक है लैंड कंस्ट्रेंट, दूसरा है वाटर शॉर्टेज, तीसरा है क्लाइमेट चेंज। ये तीनों बहुत बहुत बड़े चुनौतियां हैं हमें, और इसका वी हैव टू एक्सेप्ट एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि बड़े चुनौतियां हैं। इसका कोई आसान हल निकलेगा नहीं। देयर हैज टू बी ए नेशनल डिबेट एंड नेशनल डिस्कशन। और एक पॉइंट मैं बोलता हूँ, एग्रीकल्चर हमारा संविधान में स्टेट सब्जेक्ट है। देयरफॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी राज्य सरकार मिल करके ही इसका हल निकालना चाहिए। दे नीड टू सिट टुगेदर ऑन द टेबल एंड हैव ए ब्लूप्रिंट फॉर ए नेशनल पॉलिसी। ओके, चलिए, काफ़ी अहम सुझाव आप दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आए। अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, हम यहाँ बजट में, इस बार अंतरिम बजट में भी ये जो वेयर हाउसिंग है, स्टोरेज को लेकर एक थोड़ा सा टच अपॉन किया गया, और सरकार ने कहा कि इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने की ज़रूरत है ताकि इसका दायरा बढ़ाया जाए। और अगर आप देखेंगे तो वेयर हाउसेस की कमी की वजह से कि हर साल लाखों टन, हजारों टन कह सकते हैं, हजारों टन अनाज बर्बाद होते हैं। पेरिशेबल आइटम में फल सब्जियां जो 40% हिस्सा रखती हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। क्या उसका दायरा काफ़ी कम है? आप उस पर क्या कहेंगे अरुण जी? देखिए, ये इस बजट में तो इसके ऊपर नहीं था, पर इससे पहले जो हमारी कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक ऐलान किया था कि हर जो तहसील है हमारी, उसमें 2000 टन की कैपेसिटी वाले नए वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे। अब जब हम उन वेयर हाउसेस की बात करते हैं, पूरे देश में हर तहसील में अगर मतलब वेयर हाउस बनता है तो करीब 6-6.5 हजार नए वेयर हाउसेस आ जाएंगे। अब इन नए वेयर हाउसेस को
2 या 3 चीजें करने की जरूरत है। पहली तो ये कि जो WDRA के स्टैंडर्ड्स हैं उससे बने, ताकि मतलब उसकी प्लिंथ लेवल बनी रहे, जो मतलब रख रखाव में उसके कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ताकि जो हैंडलिंग लॉस होता है वो नहीं हो। दूसरा ये है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली इनाम जैसे किसी मंडी से जो भी प्लेटफॉर्म है उनसे कनेक्ट करना जरूरी है। तीसरा, स्टेट लॉज में चेंज करना जरूरी हो गया। काफी स्टेट्स में जो मंडी होती है उसको इक्विवेलेंट नहीं मानते वेयर हाउसेस को। जब WDRA रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड वेयर हाउस को मंडी की इक्विवेलेंट जब जिस दिन मान लेंगे, उस दिन किसान के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि वो आके बजाय मंडी में जाने के वेयर हाउस में आके अपना जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको रख सकता है। उसके अगेंस्ट में बैंक से लोन भी ले सकता है अगर चाहे तो। अगर महीना 2 महीना होल्ड करके उसको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। अगर 2 महीने होल्ड करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट ले सकता है, उसके लिए हैंडलिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, तो नया जो वेयर हाउसेस बन रहे हैं अगर वो साइंटिफिक दृष्टि से अगर बने और उन्हें लॉजिस्टिकली ये जो ग्राम सड़कें बनती है उनसे अगर कनेक्ट किया जाए, तो हमारा ये वेस्टेज है पूरा का पूरा कम हो जाएगा, किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी और ये सिस्टम थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो मैंने जैसे कहा, ये डायरेक्शनली वहां जा रहा है। हो सकता है जुलाई में हमें पता चले कि ये एक्चुअली कैसे हो रहा है। तो इस फ्रंट पर भी काफ़ी कुछ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम काफ़ी पीछे। सरदाना जी भी जैसा कह रहे थे। चलिए, हमारे साथ RG अग्रवाल साहब भी है, काफ़ी समय से वेट भी कर रहे हैं। अग्रवाल जी, आपसे मेरा सवाल होगा प्रोडक्टिविटी को लेकर। सरकार की कोशिश, बातचीत तो हमेशा करते रहते हैं, ऐलान भी करते रहते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन अब ग्लोबल स्टैंडर्ड से आप देखो तो हम आधे से भी कम है जहाँ अगर प्रोडक्टिविटी के मामले। तो क्या करने की ज़रूरत है, कैसे हम बेहतर उस फ्रंट पर हो सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। आज या तो हम रोज लोगों को मछलियां बांटते रहें, या एक बार में ही उनको मछली पकड़ने का जाल दें और मछली पकड़ना सिखा दें, वो अपने लिए भी मछली पकड़ेंगे और बाजार में भी बेचेंगे, सरकार की इनकम भी बढ़ेगी। तो ये जो सब्सिडी वाला काम है, उससे टेम्परेरी फायदा होता है। अगर उतने में अगर हम किसान को टेक्नोलॉजी दे दें और उसकी पैदावार दुगनी तिगनी हो जाए, जिसकी पोटेंशियल है। अगर विदेशों में 3 टन पैदावार हो सकती है सोयाबीन की एकड़ में, और हमारे यहाँ 1 टन है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है। और उन कारणों में एक कारण तो टेक्नोलॉजी है कि हमारे यहाँ सही सीड, सही फर्टिलाइजर, सही पेस्टिसाइड नहीं मिलता। और मैं पेस्टिसाइड क्षेत्र में हूं और सरकार से काफी समय से इस प्रश्न को उठा रहा हूं कि हम कहते हैं हमारे यहाँ 360 ग्राम प्रति हेक्टेयर पेस्टिसाइड की कंजम्पशन है, चाइना में 13 किलोग्राम है। लेकिन जो इलीगल सोर्स से हमारे यहाँ पेस्टिसाइड स्मगल होके कंजम्पशन हो रहा है, और जिसकी क्वालिटी का कुछ पता नहीं। अगर नकली बीज, नकली खाद, नकली पेस्टिसाइड, नकली इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाएंगे, तो कैसे पैदावार बढ़ सकती है? अगर आज पैदावार बढ़ानी है तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सिंपल चीज है कि किसान को सही बीज मिले और सही टेक्नोलॉजी और सही इनपुट और सही मार्केट मिल जाए, तो हमारी पैदावार भी 3 गुना हो सकती है। अगर चाइना का किसान अगर 1 हेक्टेयर से हमसे 3 गुना इनकम ले सकता है, तो हमारा किसान तो बहुत मेहनती है, वो उससे ज्यादा इनकम ले सकता है। तो आज आवश्यकता जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार सब्सिडी इमीडिएट बंद कर दे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो किसान को ज्ञान, टेक्नोलॉजी देने की है। जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ पहला, उस समय हमारी एक स्कीम चलती थी TNV, ट्रेनिंग एंड विजिट, जिसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर गांव-गांव में किसान को जाके नई टेक्नोलॉजी के बारे में समझाते थे और बताते थे। अब किसान को कोई बताने वाला नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी है क्या, उसको कौन सा बीज लगाना है, किस तरीके से लगाना है, कितना पानी देना है। आज हमारे देश में पानी की कमी नहीं है। 1000 mm से ज्यादा बारिश होती है, लेकिन 80% बह के फिर से नदियों में चला जाता है। अगर उस पानी को हम स्टोरेज कर लें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर ले, तो हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। लेकिन रिसोर्सेज के सही इस्तेमाल की बहुत कमी है। सरकार स्कीमें बनाती है बड़ी बड़ी, जिसका फायदा 2-4% बड़े किसानों को मिल जाता है और छोटे किसान देखते रह जाते हैं। आज ड्रोन को हम प्रमोट करना चाहते हैं, 18% GST है।
पेस्टिसाइड जो इंश्योरेंस का काम करता है उसके ऊपर 18% जीएसटी है। एक तरफ 2.5 लाख करोड़ हम फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देने को तैयार हैं और दूसरी तरफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हमने टैक्स लगा रखा है, या हमारा रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऐसा है कि जो नई टेक्नोलॉजी के पेस्टिसाइड हैं वो हमारे देश में नहीं आ रहे, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी कहती है कि हम आज आएंगे, दूसरा कल नकल कर लेगा, आपकी हमारी कोई डेटा प्रोटेक्शन नहीं है। तो आज अगर हमें तरक्की करनी है तो जी, जी। हमें अपने लॉज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल जरूरत है कि आप सीड्स, बेहतर सीड्स, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है आपको तो बेहतर सीड्स तो लाना ही पड़ेगा और इस दिशा में किसानों को भी जागरूक करने की जरूरत है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं बजट में खेती। बजट में क्या कुछ ऐलान हुआ और क्या कुछ टीजर मिला है पूरी फिल्म का, ये आप इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एग्री इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज मौजूद हैं। सरदाना जी, अब आपसे मेरा सवाल था, जो इससे पहले जब आरजी अग्रवाल साहब कह रहे थे कि किसानों के लिए बेहतर सीड्स और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में काम करने की ज़रूरत है, आपको क्या लग रहा है ये एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहिए, एग्री टेक कंपनीज को प्रमोट करना चाहिए, एग्री स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहिए और टेक्नोलॉजी, जैसा आप भी कह रहे थे, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना होगा, तब इस सेक्टर का कुछ हो सकता है? और साथ ही एक और सवाल मैं क्लब करना चाहूंगा इस सवाल में, क्या जीएम सीड्स वगैरह के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देना चाहिए? वो कितना वायबल होगा, इस पर भी जवाब दीजिए सरदाना जी। टेक्नोलॉजी का आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है और जो भी टेक्नोलॉजी भारत में प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए जरूरत है, हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करना जरूरी है। जहां तक बात है कि आज हम जीएम टेक्नोलॉजी को लेके कंसर्न है, मेरा ये कहना है कि दुनिया में जितने भी बड़े देश हैं, चाहे वो ओलंपिक में सबसे आगे हो, चाहे वो आज सबसे ज्यादा पेटेंट कर रहे हो या सबसे ज्यादा जहां रिसर्च हो रही हो, किसी भी तरह का अगर हम देखें तो जीएम के ऊपर आज तक कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि जीएम खा के लोग बीमार पड़े हैं या कहीं पे किसी की मौत हुई है। उसके अलावा जो हमें समझने की बात है कि अगर हम जीएम टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं तो जो कंसर्न है एनजीओज का और एनवायरमेंटलिस्ट का कि केमिकल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है, आप एक आते तरफ हैं तो केमिकल हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी मनीष मीणू भी जुड़ गए हैं स्टूडियो में। मनीष जी, ओवर टू यू। तो हम चर्चा कर रहे थे बजट में खेती, इस पर खेती किसानों के मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे। विजय सरदाना जी, आपसे मेरा सवाल जीएम सीड्स पर है। क्या लग रहा है आपको, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो जीएम सीड्स को लाना ही होगा? देखिए, बगैर टेक्निकल इंटरफेरेंस के या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के आप आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की समस्या अब इंक्रीमेंटल ग्रोथ की नहीं है, हमें क्वांटम जंप लेना पड़ेगा। 5%, 10% हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, उससे देश का गुजारा चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी कंजम्पशन उससे ज्यादा है। तो आज आपको तकनीकें चाहिए जिससे आप शॉर्टेज ड्यूरेशन में दुगना तिगना प्रोडक्शन करें। आप चाइना की प्रोडक्टिविटी देख लीजिए, पिछले 20 सालों के अंदर उनकी एवरेज प्रोडक्टिविटी अक्रॉस द क्रॉप 2 से 3 गुना बढ़ी है और हम 20 से 30% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो यही कारण है कि हम अपनी महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारे एक्सपोर्ट सफर कर रहे हैं, हमें एक्सपोर्ट को बैन करना पड़ रहा है। और जैसे जैसे हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा और आपके पास जमीन बढ़ाने का कोई साधन नहीं है।
तो एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी ही पड़ेगी। और अगर आप ये नहीं कर पाए तो जैसे डिफेंस में होता है, पेट्रोलियम के इंपोर्ट पे होता है कि ओमान मतलब कि छोटे छोटे देश, अगर मैं ये कहूं कतर जैसे देश आपको ब्लैकमेल करते हैं, अमेरिका जैसे देश आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी में ब्लैकमेल करते हैं। इमेजिन करिए कि 165 करोड़ की आबादी का देश अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार पे फूड सिक्योरिटी के लिए निर्भर होगा, ना तो आप अपनी फॉरेन पॉलिसी बना पाएंगे, ना आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बना पाएंगे। आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, उन लोगों के भरोसे आपको रहना पड़ेगा जो आपको थोड़ा बहुत फूड दे पाएंगे। और डोमेस्टिक प्रॉब्लम यह होगी कि यहां महंगाई आपकी कंट्रोल से बाहर होगी। तो चैलेंज बहुत बड़ा है फूड सिक्योरिटी का, अगर हमने एग्रीकल्चर को ध्यान से नहीं समझा तो। बिल्कुल सही बात, आपने बहुत अहम सुझाव दिए हैं। जीएम सीड्स पर आपके भी एक छोटा सा टेक लेना चाहूंगा चंद्रशेखर जी, आप क्या कहेंगे, क्या जीएम सीड्स को लागू करने का सही वक्त है क्या? आप ऐसा है, जीएमसी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड का एक भूमिका होता है कृषि क्षेत्र में, उसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। मगर जीएम सीड इज़ नॉट ए मैजिक बुलेट। ऐसा नहीं कि आप जीएम सीड अलाउ करो और हमारा उत्पादकता बढ़ जाएगा, नहीं। जीएम के अलावा कहीं अन्य टेक्नोलॉजीज हमें चाहिए। वी नीड मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, वी नीड टू इन्फ्यूज और इन्वेस्ट एग्रीकल्चर विद मल्टीपल टेक्नोलॉजीज। मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, not only agriculture biotechnology but also information technology, satellite technology, nuclear agriculture technology, nanotechnology. वैसे there are half a dozen technologies which are required. ये सब हम साथ में ला करके कृषि क्षेत्र में हम जब लाएंगे तो ये जो जीएम टेक्नोलॉजी का असर जो है ना, उसमें बहुत अच्छा एक उठाव आएगा। You will then get the benefit of higher कट इन द लॉसेस। आजकल काफ़ी नुकसान होता है खेत में बिकॉज ऑफ पेस्ट एंड डिजीज अटैक, तो उसका जो नुकसान है वो नुकसान काफ़ी कम हो जाएगा विद दिस टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी उत्पादन नहीं बढ़ाएगा, दिस टेक्नोलॉजी डज नॉट रेज यील्ड्स, इट एक्चुअली कट्स लॉसेस दैट अराइज आउट ऑफ पेस्ट एंड डिजीज अटैक। देयरफॉर ये टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, बट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा, हमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज चाहिए। इसके लिए मैं कई साल से बात कर रहा हूँ 6 सूत्री कार्यक्रम फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। वक्त है तो मैं बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताइए सर। छोटे वन, हमें वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर इनपुट डिलीवरी सिस्टम, जैसे कि दानुका साहब ने बताया, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल, बैंक क्रेडिट, इसमें कोई क्वालिटी ऑफ इनपुट्स के बारे में वी डोंट नो। किसान को काफ़ी बड़ा रिस्क है क्वालिटी ऑफ इनपुट, फॉर दैट मार्केट नीड्स रेगुलेशन। दूसरा है पानी, वी नीड टू वेरी रैपिडली कंप्लीट एंड एक्सपैंड आवर इरिगेशन फैसिलिटीज, काफ़ी धीमे गति से चल रहा है। थर्ड इज इन्फ्यूजन ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज। चौथा है किसान का जो क्षमता है उसे बढ़ाना है टू फेस मार्केट वोलेटिलिटी। देन यू हैव इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ना चाहिए। जैसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इट विल क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। ओके, तो ऐसे देर आर 5 or 6 ways ऑफ हैंडलिंग दिस सिचुएशन, मगर इसमें केंद्र सरकार अकेला ज़्यादा कर नहीं पाएगा, सभी राज्य सरकार को साथ में लेकर ही चलना है, क्योंकि देश का समस्या है, ये कोई एक सरकार का या एक राज्य का समस्या नहीं है, अपना राष्ट्र का समस्या है। तो सबको साथ में मिलकर के ही इसका हल निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, और वक्त भी ऐसा है, जिस तरह की पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं देश में, आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, फूड सिक्योरिटी की आने वाले समय में कितनी बड़ी चिंता है, जैसा सरदाना जी कह रहे थे। आरजी अग्रवाल साहब, जिस तरह के चैलेंजेज है, चाहे वो इरेटिक मानसून आपने देख रहा, वाटर स्कार्सिटी हो, क्लाइमेट चेंज जैसी दिक्कतें हैं, ऐसे में धानुका एग्रीटेक, आप इनोवेशन के लिए जाने भी जाते हैं, कैसे फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, इस दिशा में क्या काम करने की जरूरत है एक एग्रीटेक कंपनी के तौर पर, आपके सुझाव क्या है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हमको अपनी रिसर्च करके नए सीड्स लाने होंगे जो बदलते हुए क्लाइमेट में हमारे को बेहतर प्रोडक्शन दे सके। दूसरा जो है
पानी की बात है, आप देखेंगे जहाँ इरिगेशन है और जहाँ इरिगेशन नहीं है, जो इरिगेटेड एरिया में डबल प्रोडक्शन होती है। आज हमारे पास इतना पानी है कि हम सारे देश में सिंचाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू 80% पानी जो बेकार हम नदियों के द्वारा वापिस समुद्र में भेज देते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करना बहुत आवश्यक है। तीसरा जो अभी चंद्रशेखर साहब भी कह रहे थे कि भाई डिजीज पेस्ट उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। एज पर FAO 40% क्रॉप हमारी डैमेज हो जाती है डेवलपिंग कंट्रीज में। इनको कंट्रोल करने के लिए अभी क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे ऐसे नए पेस्ट आ रहे हैं, एक्जोटिक पेस्ट आ रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए नए पेस्टिसाइड चाहिए। और आज हमारा कानून ऐसे हैं जो नए पेस्टिसाइड को आने के लिए सालों साल टाइम लगता है और उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं देते। अगर आज बीमारी आ रही है, पीछे एक हाई कोर्ट का डिसीजन था कि आप लोगों को बिना हथियार के लड़ने के लिए नहीं भेज सकते। आज हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किसान को नए टूल्स, नए बीज, नए फर्टिलाइजर, नए बायोस्टिमुलेंट नहीं देना चाहते, नए पेस्टिसाइड नहीं देना चाहते, तो कैसे पैदावार बढ़ेगी? और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, सही प्राइस चाहिए। अगर ये सब हो जाए तो आज जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उन्होंने PM हाउस में खुद हल चला के गेहूं बोया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान दिया और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन अनुसंधान दिया। आज विदेशों में देखें तो R&D पे करीबन 5% खर्च होता है, हमारे देश में कहीं आधा % भी R&D पे खर्च नहीं होता। तो अगर हमें इन चुनौतियों का सामना करना है तो हमें R&D के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। किसान अनपढ़ है, उनके साथ जो बेईमानी, खुलेआम चीटिंग और नकली प्रोडक्ट्स की सप्लाई हो रही है, जो कानून बने हुए हैं उनको कोई पालन नहीं करता, उन कानूनों का पालन कराना पड़ेगा। और जो कानून के पालन नहीं करता, किसी भी क्षेत्र का आदमी हो, उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी लोगों की। जब तक ऐसा नहीं होता है तो हम बातें ही करते रह जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएंगे। और आज हम बाहर से मंगा के GM तेल खा रहे हैं, जी। तो अपने यहाँ GM प्रोडक्शन करने के बारे में हमें क्या इतराज है? हमको इस बारे में सोचना चाहिए। जब GM कॉटन आई तो हमारी प्रोडक्शन दुगना हो गई, किसानों की कॉटन की आमदनी दुगना हो गई। तो आज हमको सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी पे फोकस देना पड़ेगा, एक आध टेक्नोलॉजी को देने से नहीं बिल्कुल होगा। सही बात है कि एक समावेशी एक रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा, तभी इस पर काम करेगा। और किसान को जब लड़ाई के लिए आप किसी को भेजते हैं, सैनिक को, तो खाली पुराने हथियारों से तो नहीं भेज सकते, नई टेक्नोलॉजी तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। इनपुट डिलीवरी सिस्टम की बात हुई, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात हुई, मार्केट रेगुलेशन से लेके नए सीड्स, ड्रिप इरिगेशन, पेस्ट मॉनिटरिंग और पूरी हार्वेस्टिंग को लेकर पूरी तरह से चर्चा हुई। शुक्रिया चंद्रशेखर सर आपका, सरदाना जी आपका, RJ अग्रवाल साहब आपका, आप लोग आए और अहम सुझाव एग्री सेक्टर के लिए दिए। तो इस खास पेशकश को ही समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।